जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको अपने इस YouTube चैनल एसएससी अंकित सिंह में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है 3 से आपका 21 अगस्त के बीच होने वाला है। उसी से रिलेटेड आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपका आरआरबी जितना भी एग्ज़ाम होता है, जैसे आरआरबी जेई हो गया, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, उस सभी का प्रैक्टिस सेट इसी वीडियो में है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 आपका फिजिक्स का साउंड देखेंगे। तो साउंड में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी का 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा था कि सबसे अधिक ध्वनि डैश से उत्पन्न होती है। तो सबसे अधिक ध्वनि इनमें से अगर पूछा जाए तो जेट विमान के उड़ान भरने से उत्पन्न होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि आरआरबी जेई 2025 का यानी लेटेस्ट एग्जाम का आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों के दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो धातु के खंडों के दरारों या दोषों को पता लगाने के लिए पराध्वनि का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि ध्वनि तरंगे डैश में यात्रा नहीं कर सकते। तो ध्वनि तरंगे कभी भी आपका निर्वात यानी वैक्यूम में यात्रा नहीं कर सकती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य ध्वनि तरंगे डैश तरंगे है। बताना है कि कौन सा यहाँ पर गलत है। तो ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे नहीं होगी। तो ध्वनि तरंगे आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्वनि तरंगे एक अनिर्धारित तरंग है, यांत्रिक तरंग है और दाब तरंगे कहलाती है, लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। बताना है दोस्तों कि कौन सा इसमें ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो आयाम है, समय अवधि और आवृत्ति है, गति है, लेकिन घनत्व आपका नहीं हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे होती है। तो ध्वनि तरंगे आपका यांत्रिक तरंगे की प्रकार है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि एलपी और ग्रुप डी दोनों को एग्जाम में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि तरंग का आयाम दोस्तों हमेशा वस्तु के कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करती है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक के समान में ध्वनि की आवृत्ति का एसआई मात्रक को नाम दिया गया है। बताना है कि किस भौतिक विज्ञानी के समान में आपका ध्वनि के आवृत्ति का एसआई मात्रक का नाम दिया गया है। तो ध्वनि का एसआई मात्रक दोस्तों आपका हर्ट्ज होता है, जो कि हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के समान में यह मात्रक दिया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है। तो किसी माध्यम के घनत्व में ध्वनि का तरंग संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय को आवर्तकाल कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, और इसे टी द्वारा दोस्तों सूचित किया जाता है, कैपिटल टी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ध्वनि में संचरण कर सकते हैं। तो ध्वनि आपका ठोस में भी संचरण कर सकता है, गैस में भी और द्रव में भी, यानी सभी विकल्प में आपका संचरण कर सकते हैं, लेकिन निर्वात में नहीं करती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है। तो रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से आपका बढ़ जाती है और आयाम घटने से घट जाती है। तो यानी आयाम का ये समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से विभिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन के अनुसार बताना है कि किसके आपका विभिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होगा। तो हमेशा हवा के दबाव के कारण दोस्तों संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होता है। संपीड़न मतलब दोस्तों आपका तरंग को पास पास होना, और विरल मतलब थोड़ा दूर दूर
तरंग का होना संपीड़न और विरलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता दोस्तों हमेशा डेसिबल में मापी जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि हम लोग जिस आवाज़ पर बात करते हैं वो कितना डेसिबल है, डीजे जो बजता है वो कितना डेसिबल है, तो आप लोग सुने होंगे। तो ये हमेशा ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति अगर पूछे तो हर्ट्ज इसका मात्रक हो जाएगा, जो कि रुडोल्फ हर्ट्ज के समान में यह मात्रक दिया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। तो अभी बताए थे कि आपका निर्वात में ध्वनि तरंगे कभी भी यात्रा नहीं कर सकती है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी सभी आपका ऊष्मा, प्रकाश और विभीकरण निर्वात में भी गमन कर सकती है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण डैश है। तो जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण तरंग प्रसार के दिशा में कंपन करते हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ध्वनि डैश के रूप में जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। तो ध्वनि एक यांत्रिक ऊर्जा है जो कि सुनने की अनुभूति पैदा करती है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये सभी दोस्तों आपका आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम आप लोग देख सकते हैं कि 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हवा में ध्वनि तरंगे डैश होती है। तो हवा में ध्वनि तरंगे आपका अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि यांत्रिक तरंग का प्रकार होती है। यांत्रिक तरंग का दोस्तों दो प्रकार होता है। देखिए यांत्रिक का एक अनुदैर्घ्य और दूसरा आपका अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जिसमें आपका ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न निम्नलिखित में ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। बताइए कि निम्नलिखित में ध्वनि तरंगे भ्रमण करती है। तो ध्वनि तरंगे आपका विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति से आपका भ्रमण यानी गति करती है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि ठोस में ध्वनि का सबसे ज़्यादा आपका चाल होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो आपका भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग गति के अनुसार आपका ध्वनि तरंगे यात्रा करती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि आपका वस्तुओं में कंपन होने पर उत्पन्न होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि ध्वनि उत्पन्न कब होगा, जब वस्तुओं में कंपन होने लगेगी तब ध्वनि का उत्पन्न होता है। ये आपका एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है। बताना है कि इनमें से किस माध्यम में आपका ध्वनि नहीं जा सकता है। तो अभी बताए थे दोस्तों कि निर्वात में आपका ध्वनि नहीं जाएगा। बाकी इस्पात आपका ठोस हो गया, जो कि सबसे ज़्यादा ध्वनि के चाल इसी में रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपका दूध द्रव हो गया और वायु आपका दोस्तों गैस हो गया। तो ये सभी में ध्वनि की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगे के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। बताना है कि ध्वनि तरंगे के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि यह 330 से 350 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करती है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यह मैकेनिकल यानी यांत्रिक तरंग है। तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो बिल्कुल गलत है। ध्वनि तरंग की यात्रा करने के लिए आपका माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, यानी यही आपका दोस्तों कथन गलत है, जो कि सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ध्वनि संचरण के समय माध्यमों में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। तो ध्वनि संचरण के समय माध्यमों में कणों का उच्च घनत्व यानी पास जितना आपका दोस्तों पास रहेगा उसे संपीड़न कहा जाता है, और जितना दूर दूर रहेगा उसे विरलन कहा जाता है। तो ये इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, संपीड़न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इस आपका ख़त्म होता है। अब अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं, ध्वनि से ही रिलेटेड है। देखिए ध्वनि तरंगों की आवृत्ति, परिसर या तीव्रता के बारे में जो अगला चैप्टर है उसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति को अपश्रव्य
तरंगे यानी अपस्रब ध्वनि कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 0.01 सेकेंड अवधि वाली ध्वनि तरंगे की आवृत्ति डैश होती है। तो 0.01 सेकेंड के अवधि वाली ध्वनि तरंग की आवृत्ति आपका 100 हर्ट्ज के बराबर होता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर इसका फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो n बराबर 1/t होता है, जहाँ t का मान 0.01 यानी आवर्तकाल दिया गया है, तो n बराबर आपका 100 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रॉ स्तर यानी नॉइज लेवल दीर्घकालिक समय तक अनुभव किए जाने पर मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित रूप से हानिकारक माना जाता है। तो अगर आप लोग डेसिबल में यहाँ दिया गया 90 डेसिबल से अधिक ध्वनि हमेशा सुनते हैं तो ये आपका मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि एलपी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि बहुत कम अगर हम लोग बातचीत करते हैं धीरे धीरे तो उसका मान 0 से 20 डेसिबल के बीच होता है। समान घर का वातावरण जो होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल बात करते हैं, उसका 30 से 50 डेसिबल होता है। और बातचीत का दोस्तों 60 से 70 डेसिबल के बीच होता है। और इससे अधिक आपका 80 डेसिबल से अधिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता स्तर क्या है। तो अभी बताए थे दोस्तों 0 से 20 डेसिबल आपका बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता हो जाएगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी है। तो अल्ट्रासोनिक तरंगे यानी दोस्तों पराश्रव्य तरंगे होती है, जो कि 20 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से ज़्यादा की तरंगे जिसे पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक वेव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है। तो देखिए ये आपका कितना एग्जाम में पूछा गया एनटीपीसी में दोस्तों, 2022 में भी, 2021 में एलपी टेक्नीशियन, 2018 में भी, जेई में, ग्रुप डी में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई हो जाता है, तो आप लोग स्टार मार्क करके याद कर लीजिएगा इसे। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आपका होती है। तो इसका बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, जिसे श्रव्य तरंगे के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, श्रव्य तरंगे जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। अगला देखिए कि मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है। तो वह उच्चतम ध्वनि स्तर आपका 80 डेसिबल है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं 90 डेसिबल से अधिक आप लोग ध्वनि अगर सुनते हैं तो मानव स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि श्रवणी रेंज के नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है। तो श्रवणी रेंज अभी बताया था दोस्तों कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आपका जो तरंग होती है उसे श्रव्य तरंगे यानी स्वर्णीय रेंज कहा जाता है। उससे नीचे आपका दोस्तों इंफ्रासोनिक यानी अपश्रव्य तरंगे कहा जाता है, और उससे ऊपर आपका पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक तरंगे कहा जाता है। तो ये दोनों याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डैश आवृत्ति के मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। तो आपका 20 से 20 हर्ट्ज के बीच ही मनुष्यों के लिए श्रव्य होती है, जो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर यानी 22,000 आपका मनुष्य के श्रव्य के लिए सही नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि डैश तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। तो ये आपका दोस्तों पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से आपका चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी आपका पराश्रव्य तरंगे भी सुन सकते हैं, और चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे के माध्यम से ही रास्ते में आने वाली रुकावट या बाधा को पता लगा लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। तो अभी बताए थे दोस्तों 0 से आपका 20 डेसिबल के बीच आप लोग
जो बात धीरे धीरे करते हैं यानी खुसफुस, उसका आवृत्ति 0 से 20 डेसिमल के बीच होता है, यानी 20 डेसिमल मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। तो ये चैप्टर भी दोस्तों समाप्त होता है। अगला चैप्टर अब देखते हैं कि ध्वनि के चाल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया है उस सभी का यहाँ पर सम्मिलित रूप से क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि की चाल यानी स्पीड ऑफ साउंड। तो क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक तेज गति से गतिमान है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उस स्थिति को पाराध्वनि कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक तेज अगर गति से गतिमान है तो इसे पाराध्वनि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि वायु का तापमान बढ़ जाता है तो ध्वनि की गति और प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायु का अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा दोस्तों तो गति भी बढ़ जाएगी और न्यूनतम दूरी भी बढ़ जाती है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी आपका ध्वनि जो साउंड है ये आपका टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल है, यानी साउंड टेम्परेचर बढ़ने पर दोस्तों साउंड की मात्रा में भी बढ़ती है, यानी ध्वनि की गति की। अगला देखिए क्वेश्चन कि चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है? तो चंद्रमा पर आवाज़ इसलिए नहीं सुनी जा सकती है क्योंकि वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश रूप में जानी जाती है। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को आपका सुपरसोनिक कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि पराध्वनिक आपका हिंदी हो जाएगा, या सुपरसोनिक जैसे आपका जेट विमानों की गति आपका सुपरसोनिक गति होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की गति पर दबाव का प्रभाव आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ध्वनि पर गति का दबाव का कोई भी प्रभाव इफेक्ट नहीं कर पाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक ध्वनि तरंगों में इतना किलोहर्ट्ज यानी 3.5 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति और इसका तरंगदैर्घ्य 0.1 मीटर है, तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा, फार्मूला बेस है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 सेकेंड। देखिए यहाँ एन का मान दिया है कि 0.5 किलोहर्ट्ज, यानी इसको सिर्फ हर्ट्ज में बदलेंगे तो किलो हटाएंगे तो 00 हो जाएगा। उसके बाद लेमडा का मान दिया है 0.1 और फार्मूला होता है v बराबर, दोस्तों याद रखिए v बराबर n लेमडा। n का मान दिया है, लेमडा का मान दिया है, तो v का मान यानी दूरी आपका मान निकाल सकते हैं। और उसके बाद अगर समय पूछ रहा है तो आपका दूरी का मान 700 मीटर दिया था और चाल का मान निकाले तो 350 मीटर आया, तो मान रख के इसका सही उत्तर 2 सेकेंड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देखिए न्यूमेरिकल है कि ध्वनि तरंगे 339 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि इसकी तरंगदैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो तरंग की आवृत्ति दोस्तों बताना है, यानी आपका तरंग की गति का मान दिया है 639 मीटर प्रति सेकंड, वही तरंगदैर्घ्य का मान दिया है 1.5 सेंटीमीटर। तो आप लोग जानते होंगे कि तरंग की गति आपका उसके बाद में सेंटीमीटर को मीटर में बदल कर यहाँ v बराबर अभी बताए n इंटू लेमडा होता है। आपका v मतलब ध्वनि की गति, n मतलब आपका आवृत्ति और लेमडा मतलब तरंगदैर्घ्य होता है। तो इस फार्मूला पर आप लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए न्यूमेरिकल नहीं दिया है कि ध्वनि तरंग की गति 700 मीटर प्रति सेकंड है, यानी v का मान दिया है 700 मीटर प्रति सेकंड। वहीं ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगता है? तो दूरी का दे दिया 7 किलोमीटर, इसे यूनिट में बदलेंगे 7000 मीटर। उसके बाद समय पूछ रहा है दोस्तों कि समय कितना लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, यानी टाइम बराबर दोस्तों हमेशा होता है डिस्टेंस बट अपॉन आपका स्पीड। तो डिस्टेंस दिया है 7000 मीटर और स्पीड दिया है 700 मीटर, तो यहाँ से निकल जाएगा टाइम का मान 10 सेकेंड।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है, यह 3 मीटर की तरंगदैर्घ्य पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति क्या है? बताना है कि ध्वनि तरंग की इसमें गति कितना होगा। जहां आपका हर्ट्ज का मान दिया है यानी आवृत्ति दिया है 600 हर्ट्ज, तरंगदैर्घ्य आपका लेमडा दिया है 3 मीटर और वेग का मान दोस्तों पूछ रहा है। तो अभी बताए थे वेग बराबर n इंटू लेमडा होता है, तो n का मान और लेमडा का मान रख के निकालिएगा तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा 1800 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपका न्यूमेरिकल से ही दिया गया है, जिसमें एक प्रसारण केंद्र की आवृत्ति दिया है यानी आपका n का मान दिया है 71 × 10⁴ हर्ट्ज। उसके बाद दिया है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड गति यानी v का मान दिया है। उसका तरंगों की प्रसारित करता है तरंगदैर्घ्य यानी लेमडा का मान ज्ञात करना है, तो v बराबर n इंटू लेमडा पर आप लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक माध्यम में ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज दिया यानी लेमडा का मान दिया है दोस्तों, लेमडा का मान पूछा है यानी ध्वनि का तरंगदैर्घ्य पूछा है, आवृत्ति यानी n का मान दिया है 840 और गति यानी v का मान दिया है 380। तो n बराबर दोस्तों जानते हैं v बराबर n इंटू लेमडा होता है, तो लेमडा का मान यहाँ से निकाल सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके तरंगदैर्घ्य में आपका कमी आ जाएगी यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक ध्वनि तरंग के तरंगदैर्घ्य का गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर प्रति सेकेंड है। तो यहाँ पर लेमडा का मान ज्ञात करना है, तो v बराबर n इंटू लेमडा पर आप लोग निकालिएगा तो सही उत्तर 2 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, तो मिलते हैं आपका अगला वीडियो में। ध्वनि का अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।